Hello, children. Welcome, everybody present here. I am going to start the new chapter, The Rise of Nationalism in Europe. हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का आगमन. So first of all, so you should have the clear-cut meaning of the chapter and what are the things which we have to discuss in this chapter and what sort of new knowledge we will gain after reading this chapter. All three things should be first clear. If you going to study any chapter, three things should be definitely clear to you. First, the name of the chapter. उस चैप्टर का नाम क्या है एंड व्हाट इट्स मीनिंग और उसका मीनिंग क्या है. देन व्हाट आर द थिंग्स कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे एंड देन व्हाट वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन सा न्यू नॉलेज हम गेन करेंगे. ये तीन चीज़ जानना जरूरी है. एज फार एज दिस चैप्टर इज़ कंसर्न, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का आना. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है और फिर ये नेशनलिज्म यूरोप में आया तो फिर उससे क्या हुआ और कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और परिवर्तन हुआ तो किस तरह का परिवर्तन हुआ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अस, जिसको हमको जानना जरूरी है. देखिए, somebody ask you that if you know about the name of continent Europe, you will say हम यूरोप कंटिनेंट के नाम जानते हैं. if somebody ask you tell some name of the countries, तो बोलिएगा वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, पोलैंड है, बहुत सारे देश हैं वहाँ पर. सो यू माइट बी थिंकिंग कि ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जो देश हैं, are these countries there for a time immemorial or was there any time in the history period that they came into existence. क्या कोई ऐसा मतलब समय था जब ये देश बने, या हमेशा से ये देश ऐसे हैं, या हमेशा से ये देश वहाँ पर हैं. आपका तो जन्म मतलब 15-20 साल पहले हुआ है और आप इन देशों का नाम देखते हैं, यूरोप के नक्शे में देखते हैं, लेकिन यू हैव नेवर थॉट दैट दिस कंट्रीज हैड आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय सम प्रोसेस. ये जो देश बने हैं कुछ प्रोसेस से बने हैं और उसके पीछे जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा था वो नेशनलिज्म था. और ये सब जो देश है ये नेशन स्टेट हैं, और ये नेशन स्टेट बने तो किस चीज़ से बने और कैसे बने. अगर आप मिड 18th सेंचुरी के यूरोपीय नक्शे को देखते हैं, इफ़ यू विल लुक एट द मैप ऑफ यूरोप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, यू विल नॉट फाइंड कंट्रीज लाइक दैट. आप उस समय इस तरह की कंट्री नहीं देखेंगे. वहाँ पर बड़े बड़े एम्पायर्स, किंगडम्स हुआ करते थे, वो बड़े बड़े साम्राज्य राज. यू ऑलरेडी नो दैट पूरा मेडाइवल हिस्ट्री जो है, मेडिएवल हिस्ट्री जो है, वो राजाओं महाराजाओं का युग होता था. उसमें बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, उसका एक राजा होता था और वो राजा मतलब बहुत बड़ी सेना रखता था और उसके कर्मचारी होते थे, और फिर वो यूज़ टू गवर्न द सब्जेक्ट्स. वहाँ की जनता पर वो शासन करता था. अच्छा राजा भी हो सकता था और एब्सोल्यूट मतलब कि निरंकुश राजा भी हो सकता था. कुछ लोग अपनी जनता की कल्याण, अपने प्रजा की कल्याण ज़्यादा करते थे और कुछ लोग मतलब अपने ढंग से शासन करते थे. टुडे वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड. आजकल तो हम लोग मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रखते हैं. यहाँ तो हमें इक्वलिटी, एवरीबडी आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और वेल्थ. धन, संपत्ति, जाति, रंग के आधार पर हमारा सरकार किसी से भेदभाव नहीं करता है. तो ये जो मिड 18th सेंचुरी में जो किंगडम्स हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था. वहाँ राजतंत्र होता था और द किंग यूज्ड टू बी एब्सोल्यूट मोनार्की. राजा बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की होता था, निरंकुश होता था. एंड इन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिफिकेशन टू एवरीवन. तो सभी के साथ न्याय नहीं हो सकता था. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स. सम wealthy people and some people related to the
कोर्ट्स ऑफ द किंग एंड सम वे आर गिवन प्रिविलेजेस। समाज में बहुत लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली होती थी, पीजेंट्स, पुअर पीपुल, लेबरर, वे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। उन लोगों की जो गरीब लोग थे, मतलब कि छोटे किसान थे या जो मतलब मजदूर लोग थे, उनकी जीवन काफ़ी दयनीय थी। तो एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूरोप में जो थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और उनके जगह पर नेशन स्टेट्स बनकर आ गए, जिनको आज हम लोग जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड बिकमिंग दिस सोशल एंड पॉलिटिकल एंड सोशल रिपब्लिक? इस तरह के मतलब देश कैसे बने, नेशन स्टेट कैसे बने? तो इसके पीछे में जो सबसे बड़ी ताकत काम कर रही थी वो थी नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म सबसे पहले यूरोप में आया, लोगों के बीच में ये भावना आई और उसके बाद नेशनलिज्म आने से फिर नेशन स्टेट बने और फिर धीरे धीरे इस तरह के नेशन स्टेट जो आज हम देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में पाते हैं, वो अपने अस्तित्व में आए। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। फिर हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। फिर नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, फिर किस कंट्री से हुई, फिर जर्मनी कैसे बना, फिर इटली कैसे बना। तो इस तरह के नेशन स्टेट्स का निर्माण किस प्रोसेस से हुआ, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वन बाय वन। So first of all, I will start here the chapter from the beginning, and here you see there is a picture, and this picture has been made by a French artist, and his name is Frédéric Soriot, and he made this picture in 1848. So the Frédéric Soriot and a French artist prepared a series of footprints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called it. तो 1848 में एक फ्रांस का बहुत बड़ा मतलब आर्टिस्ट था, उसने एक पेंटिंग बनाई, पिक्चर बनाई, 4 पेंटिंग्स बनाई थी, उसी में से एक ये मतलब पिक्चर है। और इस पिक्चर में उसने ये दिखाने का प्रयास किया है, उसने एक अपने सपनों का संसार सोचा है, हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। और उस सपनों के संसार में उसने सोचा है कि किस प्रकार के देश होंगे, किस प्रकार के, क्योंकि वहाँ तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे, एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी और राजा अपने ढंग से शासन करता था। तो अब वो जो कलाकार था वो सोचता है कि नहीं, इस तरह की शासन वाले देश नहीं होने चाहिए, कुछ डिफरेंट होने चाहिए, जहाँ सभी लोग इक्वल हो, सबको इक्वल राइट्स हो, सभी मतलब देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग एनीबडी। तो इस तरह के देश के उसने क्या नाम दिया, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब इस तरह का देश हो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वहाँ गवर्नमेंट हो, मतलब द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी चूजन बाय द पीपुल, एंड रिपब्लिक का मतलब वही होता है कि जिसका राजा, जिसका शासक, जिसका एग्जीक्यूटिव शासन करने वाले को जनता चुने। तो उस समय 1848 में फ्रेडरिक सोरियत ने एक 4 प्रिंटिंग की सीरीज बनाई, जिसमें उसने अपने सपनों के संसार की रचना की, जिसमें उसने सोचा कि ऐसा संसार होना चाहिए जिसमें कि सारे कंट्री जो है सोशल एंड पॉलिटिकल, मतलब डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होंगे। ने उस जो देश होंगे वहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होगी और वो रिपब्लिक होगा, मतलब कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल बी चूजन बाय द पीपल। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो इस 4 प्रिंट्स में ये फर्स्ट प्रिंट का जो पिक्चर है, फर्स्ट फिगर है, इसमें आप देखिए कि उसने दिखाया है कि यूरोप और अमेरिका के सारे पुरुष और महिलाएं एक लंबी सी लाइन लगाकर, और उसमें सभी क्लास, देखिए बहुत लंबी लाइन है इसमें, और ये सब यूरोप के और अमेरिका के लोग हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, सभी क्लास के लोग हैं, सभी सोशल ग्रुप्स के लोग हैं। एक लंबी लाइन लगाकर वो लोग किधर जा रहे हैं, वो लोग एक बढ़ रहे हैं किधर, सभी उम्र के भी लोग हैं इसमें, मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू। एक स्वतंत्रता की मूर्ति है, देखिए एक यहाँ स्टैचू है और इसको लिबर्टी का सिंबल माना गया है। स्वतंत्रता मतलब लोगों के जीवन में कुछ राइट्स होने चाहिए जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनके नहीं मिल पाती थी। तो वो चाहते थे कि एवरी सिटीजन्स हैव सम राइट्स टू लिव एंड
ग्रो एंड मेक प्रॉस्पेरस इन देयर फ्यूचर लाइफ। तो उन लोग अपने जीवन अपने हिसाब से जीवन को जी सके, अपने कुछ अधिकारों का यूज कर सके, इस तरह के राइट्स की मतलब वो चाहते थे। और इसीलिए यहाँ लिबर्टी ऑफ स्टैचू की तरफ वो लोग अपना जा रहे हैं। और इसमें यूरोप और अमेरिका के सभी पुरुष और महिलाएं हैं, और सभी उम्र और सभी सोशल क्लास के, अमीर गरीब सभी हैं, और ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और उसके बगल से गुजर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन वहाँ पर अर्पित कर रहे हैं, उसको मतलब नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनाफाइड लिबर्टी एज फीमेल फिगर। अगर आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 के बारे में, तो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता को दिखाने के लिए उन्होंने एक फीमेल फिगर का यूज़ किया था। उसे मतलब जैसे स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वर्ड जो है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो उसको एक मतलब कंक्रीट शेप देने के लिए, कि अब जैसे कोई कहेगा कि लालची व्यक्ति आप देख सकते हैं, लालच को महसूस कर सकते हैं। सुंदरता को आप महसूस करते हैं, सुंदर को देख सकते हैं। मिठास को महसूस करते हैं, मिठाई को देख सकते हैं। उसी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति को देख सकते हैं, स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता को पर्सनाफाइड करने के लिए उसको ज़्यादा मतलब समझ सबको आसानी से आए, उसका एक रूप दिया जाता था, उसको एक कंक्रीट शेप दिया जाता था कि सभी लोग उसको देख पाएँ, छू सके। तो उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो लिबर्टी था, स्वतंत्रता था, उसको एक महिला की मूर्ति के रूप में दिखाया जाता था। वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर वो सिंबल है। सी बियर्स इन वन हैंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन वन हैंड एंड सी बियर्स वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। तो ये जो फीमेल फिगर है, उसके एक हाथ में, ये फीमेल जो स्टैचू है उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, ज्ञान के प्रकाश की मशाल है। कि मतलब हम लोग एक अंधकार युग से, एक मोनार्कियल फॉर्म और गवर्नमेंट वाले युग से अब एक प्रकाश वाले युग में जा रहे हैं, जहाँ सभी लोग लिबर्टी महसूस करेंगे, सभी लोगों को इक्वलिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। और उसके दूसरे हाथ में मनुष्यों के मतलब अधिकारों की घोषणा पत्र है। मतलब कि एक जो किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट के अंदर वहाँ के सिटीजन्स को क्या क्या राइट होना चाहिए, उसका एक चार्टर है। तो ये दोनों, एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, दूसरे हाथ में मतलब मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र का चार्टर है, और उसके बगल से ये लोग गुजर रहे। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। तो आप देखिए सामने में तस्वीर में ये सब कुछ छोटे छोटे सामान बिखरे हुए हैं। ये सब सामान जो हैं ये टूटे फूटे सामान हैं। ये एक निरंकुश शासन तंत्र के मतलब अवशेष हैं। कि मतलब इस पिक्चर में ये कल्पना की गई है कि अब मोनार्कियल मतलब निरंकुश राजाओं का युग अब ख़त्म हो गया, राजतंत्र का अब युग ख़त्म हो गया, अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने वाली है। तो इसलिए वो मतलब उसके सिंबल्स को यहाँ पर मतलब स्कैटर्ड है ज़मीन पर, कि मतलब अब वो अब अस्तित्व में नहीं है। In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nation identified through their flags and the national costume। तो सोर्यू ने जो पिक्चर बनाया था उसमें उसने दिखाया है, उसमें उसने कल्पना की यूटोपियन विजन, माने एक ऐसा उसने कल्पना थी जो वास्तव में संभव नहीं थी। यूटोपिया का मतलब होता है सच टाइप, देखिए यूटोपिया पर यहाँ पर एक इसका मीनिंग दिया है, ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। अब एक ऐसे समाज की आप कल्पना कर लीजिए जो कि मतलब मन में ही रहे, वो सचमुच में अस्तित्व में न रहे, उसी को यूटोपियन कहते हैं। अब जैसे कोई कहे कि राम राज्य, अब राम राज्य का मतलब कि अब ऐसा राज्य जहाँ पर किसी भी तरह की चोरी, किसी तरह का क्राइम, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन अब कितना भी गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब वहाँ पर वायलेंस, वहाँ पर क्राइम होते ही है। तो यूटोपियन विजन कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना करना जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो
उसने सोचा था कि सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यूरोप में जो सारे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ वाले जो स्टेट्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य हैं, उसकी जगह पर उसने सोचा कि सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बन जाए, सभी जगह नेशन स्टेट्स बन जाए, सभी की अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाए, सभी वहाँ के लोगों को एक मतलब डेमोक्रेटिक सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल जाए, निरंकुश शासकों से सबको छुटकारा मिल जाए। और उसकी ये जो सोच थी वो उस समय अभी यूटोपियन ही थी। तो यूटोपियन थी मतलब एक कल्पना आदर्श था उसका। एंड इसमें उसने दिखाया है कि जो भी पुरुष और महिलाएं ये जो मार्चिंग करते हुए जा रही हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, वो सब अलग अलग देश के हैं। मतलब वो उनकी अलग अलग नेशनल उनके फ्लैग हैं, माने अलग अलग नेशंस के हैं, और उनके अलग अलग पोशाक हैं। मतलब कि अब बड़े बड़े साम्राज्य नहीं, अब उसकी जगह पर अलग अलग देश हैं, उनकी अलग अलग नेशनल फ्लैग हैं, उनके अलग अलग कस्ट्यूम्स हैं, उनके आचार व्यवहार सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। आप पहचान सकते हैं कि ये जर्मनी के हैं, ये इंग्लैंड के हैं, ये फ्रांस के हैं। इस तरह का उसने सोचा था। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state. तो इस मतलब मार्च में, इस जुलूस में आप देखिए, प्रोसेशन में आप देखिए कि लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति है, उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड उससे पास से गुजर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। मतलब कि स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स उस समय तक मतलब 1848 तक वो लोग नेशन स्टेट्स बन चुके थे। वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी थी, सिटीजन्स को वहाँ राइट्स मिल चुके थे, और रिपब्लिक वो बन चुका था। देश के शासक को अब जनता चुनती थी। एंड बाय दिस टाइम वी आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फ्रांस, तो फ्रांस जो है, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर हैज़ जस्ट रिच द स्टैचू। और 1848 के समय फ्रांस जो है वहाँ पर अभी क्रांति हो रही थी, क्रांति चल ही रही थी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो अभी अभी स्टैचू के पास पहुँचा है। C is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag। और फ्रांस के पीछे पीछे जर्मनी चल रहा है, और जर्मनी के लोगों को भी तीन मतलब काले, लाल और सुनहले रंग का झंडा वो लोग थामे हुए। मतलब जर्मनी भी अब नेशन स्टेट बनने की राह पर चल पड़ा है। Interestingly, at the time when Sergio created this image, the Germany people did not yet exist as a united nation। तो कहने का मतलब कि जब फ्रेडरिक सेरियो ने ये चित्र बनाया था, उस समय तक जर्मनी नामक देश नहीं बना था। अभी वहाँ भी क्रांतियाँ चल रही थी, जनता का संघर्ष चल रहा था कि वो एक नेशन स्टेट बन जाए। और ये इसके लिए उसमें एक उनकी फ्लैग भी बन चुकी थी, और ये फ्लैग जो थी वो लिबरल्स होप 1848 to unify the numerous Germany speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। तो मतलब एक 39 राज्यों का एक संघ था, और उस संघ को मिलाकर जर्मनी बना था। तो मतलब लोगों का वहाँ पर मैंने ये जो पिक्चर में सरयू ने दिखाने की कोशिश किया है कि वो लोग अपना झंडा बना चुके थे, और अभी वो एक आशान्वित थे कि अब उनका भी एक नेशन स्टेट जर्मनी बन जाएगा। और ये अभी लिबरल नेशनलिज्म की तरफ थे, मतलब अभी टोटली वो लोग मतलब नेशन स्टेट नहीं बन पाए थे। फॉलोइंग द जर्मनी पीपुल आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। और फिर जर्मनी के पीछे पीछे मतलब ऑस्ट्रिया के लोग हैं, टू सिसिलीज मतलब वो इटली के दो टापू हैं वहाँ के लोग हैं, लॉम्बार्डी के लोग भी इटली में, पोलैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, आयरलैंड के लोग हैं, हंगरी और रसिया। सभी अपने अपने अलग पोशाक से पहचाने जा रहे हैं, लेकिन ये अभी अभी नेशन स्टेट नहीं बने हैं। यहाँ पे अभी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और आकाश से मतलब जो क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह हैं, संत हैं, फरिश्ते हैं, वो सब इस सीन को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फैटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो मतलब आर्टिस्ट है, इन लोगों का भी पिक्चर वहाँ इसलिए बनाया है कि वो दिखाना चाहता है कि सारे नेशंस में एक भाईचारापन है। अब जैसे मोनार्कियल फॉर्म में एक राजा दूसरे राजा को चढ़ाई करता था, उसके राज्य को जीत लेता था शक्ति के बल पर, वैसी बात नहीं है। सभी नेशन स्टेट अब आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Soryu in figure 1। तो मैंने पहले ही बताया है कि इस चैप्टर में अब हम लोग यही कोशिश करेंगे जानने का कि
डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब नेशन स्टेट्स यूरोप में धीरे धीरे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह पर, बड़े बड़े एम्पायर की जगह पर किस प्रकार बने। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change into the political and mental world of Europe। तो नेशनलिज्म जो था ये 19वीं शताब्दी यूरोप में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा, जिसने वहाँ के राजनीतिक और मानसिक भूदृश्य को बिल्कुल बदल दिया। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द emergence of the nation state in place of multinational dynastic empire of Europe। तो कहने का मतलब ये जो नेशनलिज्म आया और नेशनलिज्म का परिणाम क्या हुआ कि अंत में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिग एम्पायर की जगह पर नेशन स्टेट बने, और नेशन स्टेट जो बने वो कहाँ बने, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, बड़े बड़े बहुवंशीय राजवंशीय जगह के स्थान पर एक देश बने। The concept and practice of modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मॉडर्न स्टेट की जो विचारधारा थी वो, जिसमें एक केंद्रीय शासन जो कि सॉवरेन केंद्रीय शासन होती और पूरे देश पर वही शासन करती, इस तरह की विचारधारा लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से आ रही थी। बट अ नेशन स्टेट वाज इन वन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो कहने का मतलब नेशन स्टेट का निर्माण कैसे होता है, नेशन स्टेट का निर्माण होता है ऐसे लोगों के द्वारा जिसमें कॉमन आइडेंटिटी हो, जो लोग सोचते हो कि हम सब एक हैं, चाहे उनकी इतिहास एक हो, चाहे उनके पूर्वज एक हो, चाहे वो कल्चरली सेम हो, चाहे वो लैंग्वेज से सेम हो, चाहे वो इतनी ग्रुप से सेम हो। जब इस तरह के ग्रुप के लोग सोचते हैं कि हम लोग सभी सेम हैं, और वो जब एक अपने देश का निर्माण करते हैं, कॉमन आइडेंटिटी वाले ग्रुप जब किसी देश का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं नेशन स्टेट। दिस कॉमननेस डिड नॉट exist for time immemorial, it was forced through struggle, through the action of leaders and the common people। और ये जो कॉमन आइडेंटिटी, ये जो आपस में एक दूसरे की पहचान एक समान है, ये जो है ये हमेशा से वहाँ नहीं थी। ये बड़े बड़े संघर्षों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा और जनता के संघर्ष के द्वारा लोगों के बीच में ये भावना पनपी कि नहीं, हम लोग आपस में एक हैं, भाषा के रूप से, जाति के रूप से, धर्म के रूप से, या पूर्वज के रूप से, या ऐतिहासिक रूप से हम लोग सेम हैं, और हम लोग अब इस साम्राज्य से, एम्पायर से हट करके अब अपना एक नेशन, एक अपना सॉवरेन स्टेट बनाएंगे। इस तरह की बात जो भावना थी वही नेशनलिज्म थी। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th century यूरोप। और इस चैप्टर में हम लोग फिर यही डिस्कस करेंगे, उस विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे जिसके चलते नेशन स्टेट सभी लोग और नेशनलिज्म के चलते 19th century में नेशन स्टेट का निर्माण हुआ। सो what did we understood here? We understood here that in mid 18th century there were no nations like Italy, Germany, France, Great Britain, Switzerland, Poland, Sweden. There used to be big empire, kingdoms, duchies, cantons, which were under monarchical form of government. You know, monarchical form of government is absolute types of government where citizens don't enjoy freedom, right to expression, right to equality. People have to live under the atrocities of the kings. So people started to think that why should not we have a democratic form of government? Why should not we have a nation state? In a big empire, the people of different culture, different language group, different historical background used to live in a big empire and under the control of one king। बड़े बड़े साम्राज्य में अलग अलग भाषा, अलग अलग नस्ल, अलग अलग ऐतिहासिक पूर्वज वाले लोग एक साथ रहते थे, क्योंकि राजा उनको सबको एक साथ अपने अंदर में रखता था। लेकिन जब ये विचारधारा लोगों में आई कि हम लोग सब कॉमन आइडेंटिटी वाले हैं, तो क्यों नहीं हम अपना एक सॉवरेन स्टेट बनाएं। ओके।